हम पढ़ रहे थे कंडक्टेंस के बारे में। और पिछले 5 लेक्चर्स में हमने जाना कि कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी क्या है, उसके बाद कंडक्टेंस मेजरमेंट की क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बफर्स के बारे में। बफर्स यानी बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट एसिड का या बेस का डाल दिया जाए तो उनकी पीएच चेंज नहीं होती। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच थोड़े से एसिड या थोड़ा सा बेस डालने पे चेंज नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास कोई एसिड है, आपने अगर एसिड डाला तो पक्का आयनाइज होगा, थोड़ा हो ज्यादा हो लेकिन आयनाइज तो होगा, H पॉजिटिव भी देगा और मान लिया कोई एनाइन A नेगेटिव भी देगा। जब ये H पॉजिटिव दे रहा है कोई भी एसिड आयनाइज होकर किसी सॉल्यूशन में, तो कैसे हो सकता है कि पीएच चेंज ना हो? यानी कि वो बफर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका H पॉजिटिव है वो कम कर रहा है, जितना H पॉजिटिव दे रहा है उसको वो कंज्यूम कर रहा है, और जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है उसको चेंज नहीं होने दे रहा है एडिशन के बाद भी, क्योंकि पीएच की वैल्यू जो होती है वो होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? या तो H पॉजिटिव लिखो इसे, या फिर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अगर ये वैल्यू चेंज होती है एसिड या बेस डालने पे फिर तो पीएच चेंज होगी। अगर ये वैल्यू अल्टर नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो पीएच भी चेंज नहीं होगी। यानी बफर कुछ ऐसा करते हैं कि एसिड आयनाइज हुआ H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में, ये जो H पॉजिटिव बना है इसको कंज्यूम कर लेते हैं। या फिर जब आपके पास कोई बेस है, बेस के अंदर क्या होगा? BOH, जब ये आयनाइज होगा किसके अंदर? B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, तो अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो POH जो है वो घटेगी। POH अगर घटेगी तो pH जो कि होती है 14 माइनस POH के बराबर, तो जैसे ये वैल्यू घटेगी pH बढ़ेगी। यानी POH अगर OH की कंसंट्रेशन अल्टर होती है बेस डालने पे, OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है या फिर घटती है, उस केस में भी POH या फिर pH इनडायरेक्टली pH की चेंज होगी तो pH के ऊपर फर्क पड़ेगा। यानी बफर के पास कुछ ऐसा भी है जो बेस से भी रिएक्शन कर लेता है, बेस से भी रिएक्शन कर लेता है और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने देता। यानी बफर के पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी रिजर्व इसके पास बेसिसिटी है, और वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है यानी उसके पास रिजर्व में एसिडिटी भी है, एसिडिक कैरेक्टर भी है। तो बफर के पास क्या चीज है? 2 चीज है, एक तो है रिजर्व एसिडिटी और दूसरा है रिजर्व बेसिसिटी। बफर कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, उनके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी बफर के 2 टाइप माने जाते हैं। किसके बेस पे अगर हम इसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है, कैसे बनाना है बफर, तो एक तो है सिंपल बफर, सेकंड है मिक्सचर बफर। सिंपल बफर वो जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट बफर कॉन्स्टिट्यूट करता है। सिंगल इलेक्ट्रोलाइट बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में काम आता है। उस एक ही इलेक्ट्रोलाइट से रिजर्व एसिडिटी भी होगी, रिजर्व बेसिसिटी भी होगी, उसको बफर को बोलेंगे हम सिंपल बफर। और मिक्सचर बफर क्या होता है? इसके अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होगा। जब वो ऐसे बफर काम करेगा तो उसको बोलेंगे मिक्सचर बफर।
सिंपल बफर यानी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सचर बफर यानी दो इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर। जो सिंपल बफर है वो साल्ट होते हैं। साल्ट होते किसके? वीक एसिड के वीक बेस के साथ जो साल्ट बनते हैं, वो साल्ट जो है वो अकेला साल्ट का एक मोलिक्यूल या अकेला एक टाइप का जो साल्ट है वही बफर का काम कर देता है। यानी आपको मिक्सचर बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस वो साल्ट होना चाहिए जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। ठीक है। मिक्सचर बफर के अंदर क्या होता है? इसके फर्दर दो टाइप हैं। मिक्सचर के फर्दर दो टाइप हैं। पहला है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो बफर होता है जिस बफर मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टोटल मिलके 7 से कम पीएच बनाते हैं, पीएच लेस देन 7 बनाते हैं। अगर उस मिक्सचर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनसे जो पीएच बन रही है वो 7 से कम बन रही है तो एसिडिक बफर, और अगर जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 बन रही है तो वो बेसिक बफर है। यानी ऐसा मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मिलके जो पीएच 7 से बड़ी बनाए तो बेसिक बफर, 7 से कम बनाए तो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ सेम एसिड, यानी इसी वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ इसी एसिड का यानी इसी वीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक चीज तो हमें ये चाहिए, दूसरी चीज हमें यही वीक एसिड चाहिए। जब हम इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो ये बफर बन जाएगा और एसिडिक बफर बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा वो भी देखते हैं। एक बार बेसिक बफर हम देख लेते हैं क्या। जो बेसिक बफर है इनके अंदर होगा एक तो वीक बेस और साल्ट किसका? सेम बेस का, इसी बेस का साल्ट हो विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एग्जांपल देखते हैं सिंपल बफर का, एसिडिक बफर का और बेसिक बफर का, और समझते हैं कि हमने कोई वीक एसिड ही क्यों लिया, वीक बेस ही क्यों लिया, यहां पर वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग क्या क्यों नहीं ले लिया। ये सब चीजें हम यहां पे देखते हैं। देखो वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं अमोनियम एसीटेट का CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है CH3COH एक वीक एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। इन दोनों से बनने वाला साल्ट क्या होगा? अमोनियम एसीटेट होगा। और अमोनियम एसीटेट मैं बता रहा हूं कि एक सिंपल बफर का काम करता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट बफर एक्शन करता है। ठीक है, तो कैसे करता है और स्ट्रॉन्ग वाला क्यों नहीं करता? जब भी हमें ये जानना हो कि वीक और वीक क्यों, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, तो हमें इससे पहले जानना होगा कि ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, ये बफर का काम कैसे करते हैं। भाई मैंने कहा कि ये एक सिंपल बफर का काम करेगा और वीक एसिड और साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक बफर का। वीक एसिड सपोज CH3COH एसिडिक एसिड, और इसके साथ किसका साल्ट है? एसिडिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हमारे NaOH एंड KOH। ठीक है, उनके साथ अगर एसिडिक एसिड का साल्ट बनाते हो, अगर NaOH के साथ साल्ट बनाया तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये है एसिडिक बफर। बेसिक बफर का एग्जांपल देख लेते हैं। हमें चाहिए वीक बेस, लेट अस सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसका साल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, जैसे कि HCl है, तो
NH4OH जब HCl से मिलेगा तो कौन सा साल्ट बनेगा? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैं साल्ट को आयनिक फॉर्म में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, सॉल्यूशन में जाते ही साल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। अब देख लेते हैं कि क्यों हमने वीक एसिड वीक बेस लिया, वीक एसिड का कॉम्बिनेशन लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया, और यहां वीक बेस का कॉम्बिनेशन क्यों लिया? जो भी बफर सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को अपोज करते हैं, रजिस्ट करते हैं, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन यानी कि बफर जब काम करता है, बफर क्या काम करता है? बस पीएच को चेंज होने से रोकता है जब हम थोड़ा सा अमाउंट एसिड का या बेस का डालते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बफर एक्शन। और बफर एक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो आपके पास अगर मैं सिंपल बफर की बात करूं, सिंपल बफर का बफर एक्शन देखना चाहूं तो अमोनियम एसिटेट आपके पास सिंपल बफर का काम करता है। CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव जैसे ही इसे सॉल्यूशन में डाला तो इससे क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव, ये आयनाइज हो जाता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अब आप क्या करोगे? इसके अंदर सपोज एसिड डालते हो, थोड़ा सा एसिड डालते हो, एसिड डालते ही क्या होगा? आपका जो एसिड Ha है वो आयनाइज होगा, जो थोड़ा सा एसिड आपने डाला है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव के अंदर। यानी आपका एसिड कोशिश करेगा पीएच को चेंज करने की, वहां पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ा दे। हमारे पास जो बफर है, बफर अब अपना काम करेगा, यानी बफर एक्शन होगा। बफर एक्शन में क्या होगा कि ये H पॉजिटिव कैसे भी करके बफर को कम करना है, और बफर के पास क्या स्पीशीज है? CH3COO नेगेटिव। जो CH3COO नेगेटिव है ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू CH3COOH, गिव राइज टू CH3COOH। लेकिन ऐसा होने से क्या हो गया? जब CH3CO नेगेटिव तो पहले भी था यहां पे, ऐसा होने से क्या हो गया? देखो CH3CO नेगेटिव जब इस साल्ट के अंदर है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है बट ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये आयनाइज नहीं होना चाहता, यानी कि आने वाले एसिड का H पॉजिटिव कंबाइन करके इस इलेक्ट्रोलाइट की स्पीशीज से और एक मोलिकुलर फॉर्म में चला जाएगा जहां पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव के फॉर्म में रहता या फिर वो इस फॉर्म में रहेगा तो उस केस में तो पीएच बढ़ जाएगी। पीएच को कम क्यों करता है? क्योंकि जो एसिटेट आयन है वो जब इस फॉर्म में होता है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड है, ये कम आयनाइज होता है। यानी कि ये स्पीशीज तो कंप्लीटली आयनाइज हो रही थी, लेकिन जैसे H पॉजिटिव आया इसने कंबाइन करके एसिडिक एसिड डाल दिया जो वीकली आयनाइज होता है, यानी H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आपके डालने के बाद भी बढ़ नहीं पाई, इसने रोक लिया। H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन को इंक्रीज होने से इसने रोक लिया, क्योंकि इसके पास क्या था? एसिटेट आयन थे, यानी रिजर्व में इसके पास क्या था? बेसिक कैरेक्टर था, बेसिसिटी थी। ठीक है, मान लो आपके पास कोई बेस है, आप थोड़ा सा बेस डालो इसके अंदर आप थोड़ा सा बेस डालो। अगर आप इसके अंदर बेस डालोगे यानी कि BOH, तो वो क्या होगा? बेस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कोई जो H पॉजिटिव जो OH नेगेटिव देगा, यानी बेसिक इलेक्ट्रिक शो करेगा, तो ये B पॉजिटिव
OH नेगेटिव में टूटा और जैसे ही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी, ये pH को चेंज करने की कोशिश करेगा। ये pH को चेंज करने की कोशिश करेगा और जब ये pH को चेंज करने की कोशिश करेगा तो बफर का काम क्या है? उसको चेंज होने से रोकना। चेंज होने से रोकना। तो जो OH नेगेटिव है ये इस आयन के साथ, अमोनियम आयन के साथ NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके NH4OH बनाता है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहा था, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है जो डिसोसिएट नहीं होगा। ये यानी कि OH नेगेटिव आपने तो डाल दिए बेस से, लेकिन इसने कंज्यूम करके नॉन आयनिक फॉर्म में ले गए। जब नॉन आयनिक फॉर्म में ले गया तो OH की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी। जब OH की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी तो pH में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ये तो था एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट यानी सिंपल बफर, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, रिजर्व में एसिडिक कैरेक्टर भी रखता है और बेसिक कैरेक्टर भी रखता है, यानी बफर एक्शन करता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं कि क्यों हमने वीक एसिड वीक बेस का साल्ट लिया, क्योंकि जो साल्ट है वो तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, वो तो आयनाइज हो जाएगा, वो तो सॉल्यूशन में आयनाइज इजीली हो जाएगा। तो हमने वीक एसिड वीक बेस का साल्ट क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्यों नहीं लिया? देखो, अगर हम वीक एसिड वीक बेस की बजाय कोई भी एक स्पीशीज स्ट्रॉन्ग ले लेते, कोई भी स्पीशीज स्ट्रॉन्ग ले लेते, तो जब हम एसिड या बेस डालते, एसिड या बेस डालते, तो उस केस में जो बनता, कंजुगेट बनता, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता तो वापस से डिसोसिएट होगा, तो आयन ही देगा। जब आयन ही आ गया सॉल्यूशन में वापस से, तो pH में चेंज को रोक नहीं पाएगा बफर, बफर एक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट लिया है। ठीक है, अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता, वो यहां तो आयनाइज हो गया, आयन तो दे दिए। अब जैसे ही H पॉजिटिव आपने ऊपर से डाला तो वो कंजुगेट एसिड बनाएगा अपने एनायन के साथ मिलके। अगर HCl ही होता है, NaCl होता, मान लिया NaCl अगर होता तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आपने क्या डाला, HCl डाल दिया ऊपर से HCl डाल दिया, तो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ मिलके HCl तो बनाता, लेकिन वो तो आयनिक फॉर्म में ही ज्यादा रहता। जब वो आयनिक फॉर्म में रहता, कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहता, तो क्या वो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को बफर घटा पाता? नहीं घटा पाता। इस वजह से जो साल्ट लिया है वो वीक एसिड और वीक बेस का लिया है। क्लियर? आगे चलते हैं एसिडिक बफर के बफर एक्शन की तरफ। ये तो हमने क्या लिया, सिंपल बफर था, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट था जो बफर का काम कर रहा था। अब हम बात करेंगे इसकी एसिडिक बफर के बफर एक्शन की बात करेंगे। आपके पास जो एसिडिक बफर है वो है CH3COOH प्लस CH3COONB। जैसे ही सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो CH3COON किसके अंदर टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, लेकिन CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ये जब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाए तो होगा, लेकिन इस फॉर्म में कम रहेगा, इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ जो एनायन यहां है वही एनायन इससे भी जनरेट हो रहा है। ये तो इक्विलिब्रियम में है और इसको तो कंप्लीटली डिसोसिएट होना ही है। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये वाला एनायन काफी ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूशन के अंदर, और जब इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले से वीक इलेक्ट्रोलाइट ये टूटना नहीं चाह रहा, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट, ये वाला जो आयन यहां प्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए ये प्रोडक्ट है और इस साइड के लिए ये रिएक्टेंट बनेगा। तो जब इसका अमाउंट बढ़ाओगे तो लीचलियर कहता है कि इक्विलिब्रियम और इस तरफ शिफ्ट होगा, नॉन आयनिक फॉर्म की तरफ शिफ्ट होगा, यानी जो आपका एसिड है वो
डिसोसिएट ही नहीं होगा, डिसोसिएट ही नहीं होगा। क्लियर? ये तो हमारा हो गया बफर सॉल्यूशन। अब बफर एक्शन कैसे होगा? आपने अगर कोई एसिड डाला, अगर आपने कोई एसिड डाला जिसके अंदर Ha था और वो आयनाइज हो गया H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव के अंदर, तो ये एसिड क्या कर रहा है? पीएच चेंज करना चाह रहा है। लेकिन ये H पॉजिटिव जैसे ही मिलेगा तो एसिटेट आयन चाहे इसकी वजह से हो या इसकी वजह से, एसिटेट आयन जिसकी भी वजह से होंगे, H पॉजिटिव मिलते ही CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या बना लेंगे? CH3COOH, यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देंगे एसिटेट आयन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने बेस डाल दिया, इसी के अंदर बेस डाल दिया, बेस डालोगे तो आपने क्या डाला है? BOH डाला है, तो उसमें किसमें टूटेगा? B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आपके पास जो BOH है यानी कि बेस है, बेस क्या करता है? H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता है। एसिटिक एसिड जो बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा था, तो बहुत कम अमाउंट में H पॉजिटिव प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन के अंदर। आपने जब बेस डाला तो वो बेस क्या करेगा? जो थोड़े से H पॉजिटिव है ना, उनको भी क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है। जैसे ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटेगी, ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। थोड़े से OH नेगेटिव, अगर थोड़े से H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करवा भी देते हैं, ये इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट होगा, उतने ही H पॉजिटिव वापस से बन जाएंगे। यानी ऑन द होल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आया, यानी पीएच में चेंज नहीं हुआ। तो इसकी वजह से इसके पास क्या है? रिजर्व एसिडिक कैरेक्टर, और इसकी वजह से क्या है? रिजर्व बेसिक कैरेक्टर। क्लियर? आगे चलते हैं। सर ये इसमें Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन क्या होगा? वही OH नेगेटिव आया और Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हुआ, NaOH बनाया। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। अब ये इससे कंबाइन होता है कि नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर? क्लियर है ना भाई? अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ही बन रहा है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं बफर का। अगर ये बन भी जाएगा, मान लिया एक बार के लिए OH नेगेटिव Na पॉजिटिव की प्रोक्सिमिटी में आया, ये कंबाइन होकर NaOH भी बनाया, लेकिन वो भी आयनिक फॉर्म में, यानी OH नेगेटिव एज सच सॉल्यूशन में है ही। फिर वो किसी H पॉजिटिव को पकड़ेगा और वाटर बना लेगा। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीकली आयनाइज होता है, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ये था एसिडिक बफर का बफर एक्शन। अब है बेसिक बफर का बफर एक्शन। बेसिक बफर भी है, सपोज NH4OH प्लस NH4Cl। साल्ट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। एक वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, बनाएगा NH4 पॉजिटिव एंड OH negative. When we add some amount of acid to it, acid Ha will give H positive and A negative. जो H पॉजिटिव इसने दिया है वो इसकी पीएच को चेंज कर सकता है, लेकिन आपके पास रिजर्व में क्या है? OH नेगेटिव है। बफर का OH नेगेटिव आने वाले H पॉजिटिव से रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर में, जो वीकली आयनाइज होता है, यानी आने वाले एसिड की वजह से H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। अगर बेस ऐड किया जाए, थोड़ा सा बेस ऐड किया जाए, यानी BOH ऐड किया जाए, तो B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव सॉल्यूशन में आएंगे। अब जो
OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है ये NH4 पॉजिटिव से क्या करके कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NH4OH बनाएंगे, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीकली आयनाइज होता है, यानी OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन को भी ये कम कर देगा। यानी कोई भी स्पीसीज आती है एसिडिक या बेसिक, उनके साथ ये रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पीएच में चेंज नहीं होने देते। तो ये थे डिफरेंट टाइप के बफर सॉल्यूशंस, उनके अंदर की रिजर्व एसिडिक कैरेक्टर, रिजर्व बेसिक कैरेक्टर और सिंपल बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। हम बात कर रहे थे जो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है उसके अंदर क्या है, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड, यानी सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एंड बेसिक बफर constitute by weak base plus salt of weak base with strong acid। अब हमने ये वीक एसिड और वीक बेस ही क्यों लिया, और हमने वही साल्ट क्यों लिया जिसका एसिड था। देखो जो वीक एसिड है आपको पता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो साल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऐसे ही वीक बेस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो भी साल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब वीक एसिड लेने का फायदा ये है कि जब आप कोई एसिड डालोगे वो H पॉजिटिव उस आयन के साथ, किस आयन के साथ, देखो वीक एसिड लिया है और उसी वीक एसिड का हमने साल्ट भी ले लिया, तो वो आयन यहां से प्रोड्यूस हुआ कि यहां से फर्क नहीं पड़ता, उस आयन से वो आने वाला एसिड रिएक्ट करके ये वीक एसिड बनाएगा जो कि आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते तो अगर वो H पॉजिटिव के साथ वो आयन रिएक्ट करके अगर बना भी लेता तो वो भी आयनिक फॉर्म में रहता, और जब तक आयनिक फॉर्म में रहेगा तो पीएच को अफेक्ट करेगा। तो वीक एसिड यहां पे लिया। ऐसे ही यहां पे वीक बेस क्यों लिया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो आयन यहां पे प्रोड्यूस होंगे उनको कंज्यूम करके ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। देखो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा, आने वाले आयन इससे रिएक्ट करके जब स्पीसीज बनाएंगे तो ये वाली स्पीसीज बनाएंगे। जब ये वाली स्पीसीज होगी आयनिक फॉर्म में नहीं रहेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पीएच में चेंज नहीं होगा। तो ये था कि क्यों हमने वीक एसिड के साथ लिया। दूसरा वीक एसिड है तो जो पीएच है लेस देन 7, एसिड है तो पीएच लेस देन 7, साल्ट है तो जो पीएच है वो बहुत ज्यादा बेसिक तो नहीं होगी, हो सकता 8 के अराउंड पीएच पे जाके न्यूट्रलाइज हो, 7 पे ना हुआ हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये पीएच है ये वाली इसकी वजह से जो पीएच होगी वो 7 के अराउंड होगी। लेस देन 7 और 7 को मिलाओगे तो लेस देन 7 वाला सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि एसिडिक बफर होगा। वीक बेस लिया है, पीएच जो होगी थोड़ी बेसिक होगी, मोर देन 7, और जो साल्ट है उसकी नियरली 7, तो जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच क्या होगी, मोर देन 7, यानी होल सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, पीएच बेसिक होगी उसकी। ठीक है, तो इन वीक एसिड के साथ एसिडिक बफर है और वीक बेस से बेसिक बफर है। ठीक है, अब करते हैं हैंडरसन हेजल
इक्वेशन क्या है, वो बफर एक्शन के ऊपर ही है कि हम कैसे किसी बफर की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें बाकी चीजें पता हो तो देखते हैं ये इक्वेशन क्या कहती है। लेट अस सपोज अपने पास क्या है, एक एसिड है HA जो कि वीक एसिड है और एक साल्ट है इसी वीक एसिड का साल्ट है लाइक B पॉजिटिव A नेगेटिव। H पॉजिटिव A नेगेटिव ये देगा, वैसे ही B पॉजिटिव A नेगेटिव क्या है, साल्ट है। यानी हमारे पास क्या है, वीक एसिड और वीक एसिड का साल्ट एसिडिक बफर की मैं बात कर रहा हूं, एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर का बफर एक्शन कैसे होगा कि जो साल्ट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव के अंदर, और जो वीक एसिड है वो वीकली आयनाइज होगा H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव की फॉर्म में। अगर मैं इस वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं, वो किसके इक्वल होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HA की कंसंट्रेशन। और एसिड के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर Ka। ठीक है, अगर मुझे पीएच के बारे में पता करना है तो मुझे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के बारे में देखना है। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे पता लगेगी, मैं बाकी टर्म को इस साइड अगर ले जाऊं तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आएंगी, Ka मल्टीप्लाइड बाई HA की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब HA की कंसंट्रेशन कितनी है, जितना उस बफर के अंदर मैं एसिड डालूंगा वो किसका है, HA की कंसंट्रेशन। ऑल्सो एक वीक एसिड है, बहुत कम आयनाइज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं ये सपोज कर सकता हूं कि इसका डिसोसिएशन बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। जब ना के बराबर डिसोसिएशन हो रहा है उस केस में किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी एसिड की वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही होगी। भाई ये बहुत कम आयनाइज हो रहा है तो मैं किसी भी टाइम पे देखता हूं कंसंट्रेशन इसकी इसी के बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। सेकेंडली जो मेरे पास साल्ट है, ये साल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा तो जितने मोल मैं Ba के डालूंगा उतने मोल A नेगेटिव बनेगा। यानी जितने मोल पर लीटर मेरा सॉल्यूशन साल्ट का है उतने मोल पर लीटर मेरा A नेगेटिव का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन के अंदर A नेगेटिव की कंपोजिशन है वो मेनली किसकी वजह से है, साल्ट की वजह से। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये तो ना के बराबर डिसोसिएट हुआ है, ये तो ना के बराबर डिसोसिएट हुआ है, तो जो A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जो मैंने Ba साल्ट डाला था उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जब ये इक्वल है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, Ka कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ba। मैं इसको लिख सकता हूं Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड का लॉगरिथम ले लेता हूं बेस 10, लॉगरिथम बेस 10, लॉग बेस 10 H पॉजिटिव इक्वल टू, अगर मैं इस टर्म का लॉगरिथम लेता हूं तो ये दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं, इनके लॉगरिथम का सम होगा, इस साइड का लॉगरिथम होगा लॉग बेस 10 पे Ka प्लस लॉगरिथम बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। और आपको पता है जो पीएच होती है वो होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को
-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे ये फॉर्म आ जाएगा। और जो ये नेगेटिव log H है, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव है, ये है PH, नेगेटिव log ऑफ Ka है pKa माइनस log base 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। आपसे लैब में कोई कहे कि आपके पास ये एक वीक एसिड है, ये इसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है, इसका इतना इतना अमाउंट मिला के एक सॉल्यूशन बनाओ। आप सॉल्यूशन बना देते हो, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड की भी पता है, उस साल्ट की भी पता है जितना आपने उसमें डिसोल्व किया है, और आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देता है तो आप उसकी पीएच निकाल दोगे। और अगर आपको वो ये चीज नहीं देता, आप उसकी पीएच डिटरमाइन करते हो पीएच मीटर से, तो पीएच आपने निकाल ली एक्सपेरिमेंट से, ये चीजें आपने जो ली थी कंसंट्रेशन आपको पता, आप उसके लिए pKa निकाल सकते हो, यानी कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्लियर? तो हेंडरसन हेजल ब्लैक इक्वेशन हमें क्या देती है? पीएच की वैल्यू pKa और कंसंट्रेशन से, या pKa की वैल्यू कंसंट्रेशन और पीएच की वैल्यू से। ये तो किया था हमने एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक बेसिक बफर है। बेसिक बफर अगर है तो उसके अंदर क्या होगा? एक तो वीक बेस होगा और एक होगा सॉल्ट। वीक बेस लाइक BOH एंड सॉल्ट सपोज बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। ना जो वीक बेस है वो तो थोड़ा सा आयनाइज होगा, क्योंकि वीक बेस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में, और जो साल्ट है वो तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव की फॉर्म में। अब अगर मैं बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो, या कहूं मैं इस रिएक्शन के लिए, इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखता हूं, तो K किसके इक्वल होगा? B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई BOH की कंसंट्रेशन। और बेस के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम KB से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे यहां पे देखना हो पीएच के लिए, तो H पॉजिटिव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं यहां से POH निकाल सकता हूं। POH निकाल सकता हूं तो मैं OH की कंसंट्रेशन एक साइड रखूंगा, बाकी सबको एक साइड कर लूंगा, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होगी KB मल्टीप्लाइड बाई BOH की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। जो आप साथ साथ बोल रहे हो वो आपको यूट्यूब पे सुनाई देगा। जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इस साइड आ गई और ये इस तरफ आ गए। अब जो B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ये देखते हैं। देखो BOH एक वीक बेस यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली तो आयनाइज होने से रहा और बहुत कम आयनाइज हुआ। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है साल्ट का भी, इससे भी B पॉजिटिव बन रहा है, इससे भी B पॉजिटिव बनता, लेकिन B पॉजिटिव कंप्लीटली डिसोसिएशन के बाद बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो ये इस साइड से हुआ पड़ा होगा, यानी बहुत कम डिसोसिएशन। किसी भी टाइम पे जो BOH की कंसंट्रेशन है यानी कि उस वीक बेस की कंसंट्रेशन है लगभग इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रहेगी, यानी कि ये तो क्या है? इनिशियल बेस की कंसंट्रेशन। दूसरा B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसकी वजह से है? जब ये आयनाइज नहीं हो रहा ज्यादा तो सारा इसके आयनाइज होने से, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है, यानी जितनी कंसंट्रेशन इस साल्ट की हमने ली है इनिशियली, उतने ही मोल पर लीटर ये कैटायन भी बना होगा। जितने मोल पर लीटर हमने ये साल्ट डाला है उतने मोल पर लीटर आपके पास ये कैटायन बना है, यानी B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली
इक्वल टू Ba यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन। अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाई BOH की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Ba की कंसंट्रेशन। BOH एक वीक बेस है यानी बेस की कंसंट्रेशन और Ba एक साल्ट है, साल्ट की कंसंट्रेशन। तो Kb इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अगर दोनों तरफ मैं लॉगरिथम ले लेता हूं बेस 10 पे, log बेस 10 OH नेगेटिव विल बी इक्वल टू log बेस 10 Kb प्लस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। नाउ मल्टीप्लाइंग by -1, equation turn out like this. This value is POH, this value is PKB, and this is minus log base 10 concentration of weak base divided by concentration of salt। यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें इक्वेशन मिली है POH को जो PKB से रिलेट हो रही है और वीक बेस और साल्ट जो आपने इनिशियली लिए हैं इस बफर के अंदर उनकी कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहा है। अगर आपको ये पता हो कि आपने इतनी कंसंट्रेशन बेस की ली है, इतनी कंसंट्रेशन उसके साल्ट की ली है और आपको PKB पता हो तो आप उसके लिए POH निकाल सकते हो, या फिर आपको POH दे रखी हो और ये चीजें आपको पता हो तो आप PKB निकाल सकते हो। आपको होगी कि POH लिटरेचर में जल्दी मिलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है POH प्लस PH इक्वल टू 14। यानी आपके पास अगर PH है तो आप POH निकाल सकते हो, POH है तो PH निकाल सकते हो। यहां से आ गया POH इक्वल टू 14 माइनस PH, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 14 माइनस PH। यानी आपको PH निकालनी हो बेसिक बफर के लिए तो आप इस वैल्यू से और इन कंसंट्रेशन के टर्म से PH भी निकाल सकते हैं। That's all about Henderson-Hazel-Balach equation in your chapter conductance.